हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैंने 2011 से लेके 2024 तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम के समय और एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन को देख के चले जाए, जिससे आपका पता चल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ऑप्शन ए उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, ऑप्शन सी उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, ऑप्शन डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण मतलब गति बल प्रदान करता है, इसलिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरते हैं आकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है मतलब जम जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? ऑप्शन ए बर्फ उष्मा की कुचालक है, ऑप्शन बी झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती, ऑप्शन सी जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, ऑप्शन डी इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी तथा सी कथनों में से कोई सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो जल की सघनता है घनत्व वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, इसलिए झील को ऊपर का पानी जम जाता है, लेकिन जो झील की सतह का नीचे का पानी है वो जमता नहीं है, इसलिए झील के अंदर जो जीव है वो भी जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, ऑप्शन सी रिएक्टर को ठंडा करना, ऑप्शन डी नाभिकीय क्रिया का रोकना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को शुभ साध्य बनाती है, क्यों? ऑप्शन 1 ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है, ऑप्शन 2 रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अति धीरग होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब इसमें दोनों कथन ही सही नहीं है, क्योंकि जो आयन मंडल में है, क्योंकि ओजोन की उपस्थिति समताप मंडल में है और यह पराबैंगनी किरणें को रोकने का कार्य करती है, इसलिए इसका कोई रोल नहीं है रेडियो तरंगों को सुसाध्य बनाने में। दूसरी बात, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ नहीं होती है, वो अति कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रसायन विज्ञान का टॉपिक है। अब इसमें से जो रसायन विज्ञान में से जो बीते सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 मादक तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है, ऑप्शन 2 इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन 3 इससे बनी बोतलों का
पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन 4, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण दोबारा बिना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन 1 और 3 सही है पॉलीएथिलीन ट्रैप्थलेंट के संदर्भ में। क्या सही है? इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु मिश्रित किया जा सकता है और इससे बनी बोतलों का रिसाइकलिंग किया जा सकता है। और ऑप्शन 2 और 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? ऑप्शन 1, इसकी प्रकृति द्विध्रुवी है। ऑप्शन बी, यह ऊष्मा का सुचालक है। ऑप्शन सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है। ऑप्शन डी, यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसकी प्रकृति द्विध्रुवी होती है। जल को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी द्रव को घोलने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्फेनॉल ए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक की उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? ऑप्शन ए, यह निम्न घनत्व वाले पॉलीएथिलीन। ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन सी, पॉलीएथिलीन ट्रैप्थलेट। ऑप्शन डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट। जो बिस्फेनॉल ए है वो एक चिंता का कारण है क्योंकि प्लास्टिक के उत्पादन में और उपभोग के लिए। ऑप्शन 1, कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के भावकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन 2, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3, इनका जैव रासायनिक संवेदकों के में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन 4, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल होती है। ये उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में ये चारों कथन ही सही है। एक देख लेते हैं कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है। एक बेलनाकार नैनो संरचना वाले कार्बन के आवंटन है जिसमें असामान्य गुण होते हैं और हाल ही के वर्षों के दौरान कई शोधकर्ताओं द्वारा द्वा वितरण भाग के रूप में CNT के प्रयोग हेतु आकर्षित हुए हैं। तो कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में ये चारों ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अधिशुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन 2, फ्यूल सेल्स का उपयोग भवन को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है किंतु लैपटॉप व कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं। ऑप्शन 3, फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा AC के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। फ्यूल सेल्स के बारे में अधिशुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल्स उप उत्पाद के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल का उपयोग कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि उद्योग के लिए भी किया जाता है और फ्यूल सेल्स DC धारा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। ऑप्शन 2, फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थापनापन के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन 3, फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिक तत्व नहीं होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन 1, 2 दोनों फ्लाई ऐश के बारे में संदर्भ में है। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण और ईंटों के उत्पादन के लिए किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थापनापन के रूप में किया जा सकता है, जबकि फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन ऑक्साइड तथा कैल्शियम ये इसमें कोई विषाक्त तत्व टॉक्सिक नहीं होता है। ये बात गलत है, क्योंकि फ्लाई ऐश में विषाक्त टॉक्सिक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? ऑप्शन 1, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। ऑप्शन 2, बर्फ का गलन। ऑप्शन 3, दूध का फटना। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 3 है वो सही है, दूध का अंशकंदन। ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध फट जाता है तो उसको हम वापस दूध नहीं बना सकते हैं। जैसे दूसरी बात, बर्फ़ का गल जाती है तो उससे पानी बढ़ता है, पानी से हम वापस बर्फ़ बना सकते हैं। तो ये भौतिक उदाहरण है। हम एक बार रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, अम्ल व क्षार मिलकर जल व लवण का बनना, दूध का अंशकंदन, धातु का विद्युत लेपन, पटाखों को जलना आदि रासायनिक परिवर्तन है। जबकि भौतिक परिवर्तन क्या है? बर्फ का पिघलना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, शीशे का टूटना, बालू और जल का मिलना, ठोस सल्फर का द्रव सल्फर में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों अपहोल्स्ट्री में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंद को मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों चिंता का विषय है? ऑप्शन 1, उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। ऑप्शन 2, वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। किसके बारे में? ब्रोमीन युक्त ज्वालामंद को जो उपयोग किया जाता है उसके बारे में। उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। वे मनुष्य और पशुओं में संचित हो सकते हैं, इसलिए वो चिंता का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा उद्योग के उप उत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, खोए को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन 2, सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन 3, सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर से उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। शर्करा उद्योग के उप उत्पाद के लिए खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन 2 गलत है। सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का
योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन 1 प्रगलन इकाइयाँ, ऑप्शन 2 पेन कलम और पेंसिलें, ऑप्शन 3 पेंट, ऑप्शन 4 केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियाँ। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रगलन इकाइयाँ और पेंट, ये इसके स्रोत है। कौन किसकी? लेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? जो तत्व है उनमें से, मतलब क्वेश्चन का आशय है कि जो पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन से तत्व उत्तरदायी है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ऑप्शन डी कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है। वैसे 6 तत्व है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन आवश्यक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उसका प्रयोग ऑप्शन 1 सुगट्टे फोम के निर्माण में होता है, ऑप्शन 2 ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, ऑप्शन 3 कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, ऑप्शन 4 एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1, 3 और 4 जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके बारे में सही है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में नहीं होता है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या है? ओजोन की परत को विघटन करने वाला एक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कौन सा समझौता हुआ था? मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ था, ओजोन परत को विनाशकारी तत्वों से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीव विज्ञान बायोलॉजी से है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक मानव शरीर में बीटा कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? ऑप्शन ए वे शरीर को पर्यावरणीय प्रतिरोधकों एलर्जनों से संरक्षित करती है, ऑप्शन बी वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती है, ऑप्शन सी वे शरीर की प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती है, ऑप्शन डी वे शरीर को रोगजनकों दोबारा होने वाले रोगों से बचाती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी वह शरीर को रोगजनक दोबारा होने वाले रोगों से बचाती है। और टी सेल्स और बीटा सेल्स पर ही जैसे ये बहुत सीरियस डिसीज होते हैं इन्फेक्टेड, जैसे एड्स और हेपेटाइट, वो इसी पर आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कर्षकों के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए चींटी, कॉकरोच, ऑप्शन सी केकड़ा, ऑप्शन डी मकड़ी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए चींटी। चींटी को हम एक कवकों के कर्षकों के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। ऑप्शन 2
स्पुतनिक बी वैक्सीन रोगबाहक आधारित प्लेटफॉर्म पर प्रयोग कर बनाई गई है। ऑप्शन 3, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल ऑप्शन 2 और 3 सही है, जबकि ऑप्शन 1 गलत है कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। कोविशील्ड वैक्सीन उस प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो सार्स-कोव-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को एन्कोडिंग करने वाला एक पुनःसंयोजक प्रतिकृति रहित चिम्पैंजी एडिनोवायरस वेक्टर का उपयोग करता है। तो इसलिए ये ऑप्शन 1 गलत है। हेलो साथियों, थैंक यू सो मच। मेरा जो पार्ट नेक्स्ट है वो कल आएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बीच में मैं कोई आपका फालतू का समय नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य है आपको पढ़ाना और आपको आपके समय की बचत करना। थैंक यू सो मच।